में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन भूस्खलन की वजह से जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से कई सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबके बीच में 190 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई सैकड़ों जिंदगियां अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। करीबन 30 फीट से भी ऊंची जो ऊंचाई होती है, उससे ज्यादा जो डेब्रिस है, जो मलबा है, वो उत्तरकाशी में आया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में खासा दिक्कतों का सामना तमाम जो टीमें हैं उनको करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जवान हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सारी जो आपदा आई है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। एनडीआरएफ हुआ, एसडीआरएफ हुआ और साथ साथ में आईटीबीपी के और सेना के जवान सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि कई सारे जो सेना के जवान है, बताया जा रहा है 7 से 8 जवान भी सैकड़ों लोगों के लापता होने के साथ में लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि सेना का कैंप भी इस मलबे में दब गया था। तो आपको बता दें कि 190 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, सैकड़ों लोग लापता हैं और इसमें सेना के 7 से 8 जवान भी शामिल हैं। क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ साथ में आईटीबीपी के सभी जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जहां ग्राउंड पर पहुंचे थे, वहीं उनके द्वारा जो बैठकें हैं वो इन जवानों के साथ में की गई हैं। जो दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है ताकि जल्द से जल्द पूरी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में ये बैठक करके एक पॉइंट पर बातचीत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। वहाँ जाकर जब लोगों से मैंने बातचीत करी तब उन्होंने बताया सामने के गांव से, और कुछ लोग उसमें से जो निकल कर आए, वहाँ मंदिर में एक कार्यक्रम भी चल रहा था, उस मंदिर में भी 100 से अधिक संख्या थी। तो उन्होंने बताया कि एक बार मलबा आया, दोबारा आया, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 6 बार ये घटना हुई और पूरा का पूरा धराली नगर आपदा के भेंट चढ़ गया। त्रासदी की जगह पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक जानकारी इस पूरी आपदा की पहुंचा सके। टाइम्स नाउ अब भारत की टीम 2 दिन से ही लगातार ग्राउंड पर डटी हुई है, पल पल की अपडेट दे रही है, तस्वीरें दे रही है, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। कैसे क्या कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सामने आई है, आपके सामने रखते हैं। हम लगातार धराली की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये सेना की गाड़ी भी यहाँ पर एक्सेल टूटने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई और मैं आपको आगे भी रास्ते दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर लगातार रास्तों की स्थिति दिखा रहा हूं मैं, कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता है। ये पूरा गार्ड है और बराबर में नदी है और नदी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से एक जेसीबी को भी खड़ा किया गया है। ये एक ऐसा जोन है जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है और देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, तस्वीरें गवाह हैं कि देखिए किस तरह से धुआं उड़ रहा है। वहां से अभी कुछ लैंडस्लाइड होकर ये देखिए नीचे आया है। अंदाजा लगाइए कितना जोखिम भरा रास्ता है। लगातार जेसीबी यहाँ पे खड़ी है। यहाँ से देखिए सामने से एक एम्बुलेंस भी आ रही है, लगातार एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही हैं। राज्य सरकार ने अपनी तमाम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है वो इस रास्ते पर लगा दिए हैं और वहाँ धराली तक पहुँचने के लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने में जुट गई है। हम आपको रास्तों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रास्तों की तस्वीरों में अब रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है, जहाँ हम बुलडोजर की मार्फत ये रास्ते को साफ करा रहे हैं। यहाँ जो ड्राइवर है मेरे साथ इस बुलडोजर को चलाने वाले, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? सर नमस्ते सर, मैं सर अमरेश भंडारी, मैं सर 2006 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ सर, और मैं यहाँ पे CPL OEM हूँ सर। तो यहाँ पे जो स्थिति है सर, ये बारिश में ज्यादा खराब हो जाती है। बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उत्तरकाशी में साफ तौर पर आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के साथ साथ कई सारी मशीनरीज लगी हुई हैं और इस बीच में तस्वीरें उस जगह की हम आपको दिखाएंगे जहां पर राहत कार्य किया जा रहा है और साफ तौर पर सभी घायलों को भी इलाज के लिए इसी इलाके के आसपास लाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो नेटिंग का हिस्सा जो है उस पर काम किया गया है और यही आगे भी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो रास्ता
है वो ब्लॉक ना हो रेस्क्यू ऑपरेशन में, या फिर जो घायल हैं उनके राहत कार्य में, इलाज में किसी तरीके की देरी ना हो। इसलिए अगर आप आगे भी देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द जो नोटिंग का काम है, यानी कि इन पहाड़ों को एक कंट्रोल करने का काम है, लॉक करने का काम है, ये किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके की दूसरी तस्वीर देखेंगे तो मैं आपको दिखाते चलूं कि फिलहाल जो है ये पूरा एक रहवासी इलाका है, और इस रहवासी इलाके की भी हकीकत फिलहाल यही है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस बादल फटने के साथ साथ लगातार हो रही बारिश का हुआ है, जिसके बाद से भागीरथी नदी का जो रुख है वो बिल्कुल अलग करवट ले चुका है। मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि एक तरफ आप जब ये पूरा रहवासी इलाका देखते हैं और उसके बाद जब नदी इस रुख पर आगे बढ़ती है तो हम पहाड़ की एक काफी ऊंची जगह पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी जो नदी का कोताहल है उसे देखा जा सकता है और उसे साफ तौर पर आवाज से सुनकर महसूस किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि नदी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है अभी भी इसका प्रवाह काफी ज्यादा तेज है, और जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके को चारों ओर से नदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही थी। तो देखिए, सिर्फ उत्तरकाशी में एक या दो जगह पर नहीं, धराली तक पहुंचने वाले तमाम जो रास्ते हैं वहां पर सड़क धसी हुई है, चाहे वो गंगोत्री धरासू रोड हो, नेशनल हाईवे 34 हो, या फिर वो भटवाड़ी जाने का रास्ता हो। बीआरओ इन सभी रास्तों को क्लियर करने का काम कर रही है। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जहां पर पहाड़ों का मलबा टूटकर गिर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग फंस जा रहे हैं। और ऐसे ही एक रास्ते पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी फंस गई, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या देखा, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ से टूटे हुए पत्थर गिरे हैं जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अभी हम लोग देखिए मुश्किल से 13 से 14 किलोमीटर पहले हैं उत्तरकाशी से, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अब उत्तरकाशी पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन तभी बीच में रास्ते में ये पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा और अभी भी ऊपर से पहाड़ रिसता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा तस्वीरों में दिखाइए कि अभी भी ऊपर से पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर और रिसता हुआ पहाड़ आपको यहाँ दिखाई देगा कि कैसे यहाँ अभी भी मुश्किल हालात बने हुए हैं। और प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, बीआरओ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो महकमे यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस स्थिति से निपटा जाए, लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन एक रास्ता खुलता है तो दूसरा रास्ता कैसे बंद हो जा रहा है। आप देखिए अभी भी पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है और ये हालात इस वक्त उत्तराखंड में हैं। हमने अभी आपको हमारे साथी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट दिखाई कि कितनी मुश्किलों का सामना करके वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं। आपको अब सीधे उनके पास लिए चलते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विद्या, ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है, आप अभी कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी ग्राउंड पर जो हालात हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कल के थे, लेकिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और अभी कोशिश ये है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, बचे हुए हैं, जो जिंदा हैं, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। कल देखिए शाम होने के बाद वहां हेलीकॉप्टर, क्योंकि एकमात्र जरिया है हेलीकॉप्टर जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, तो हेलीकॉप्टर से ही लोगों को वहां से लाया जा रहा है। ऐसे में अब जब मौसम अभी खुला है तो थोड़ी देर में एक बार फिर से जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो शुरू होगी, यानी कि एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रलय आया और जिस वक्त बादल फटा और 30 से 40 सेकंड के भीतर खीर गंगा में जो प्रलय की स्थिति दिखाई दी और उसने पूरे इलाके को समेट लिया, वहां गाद के नीचे से जो मलबा है उसमें जो फंसे हुए लोग हैं, कितने लोग हैं और कितने लोग बाहर निकल पाए, ये करेक्ट आंकड़ा जो है उसको समझ पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी मुश्किल हालात इसलिए भी हैं क्योंकि प्रशासन ठीक आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि कहां लोग फंसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब ये प्रलय की घटना हुई है उस वक्त वहां पर मेला भी था और मेले में बाहर से भी लोग आए हुए थे, उत्तरकाशी के लोग आए हुए थे, उत्तराखंड के बाकी लोग आए हुए थे, तो कहां से लोग आए हुए थे और उस मेले में जो दुकानें लगी हुई थी वो बाहर से, प्रदेश के बाहर के लोग
थे वो लोग कहां से आए हुए थे। तो अभी तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो जुटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि देखिए एक बार फिर से जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया है और आप देख रहे हैं कि पुलिस और एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो बाकी टीमें लगी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने काम करना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह मौसम पूरी तरीके से पैक था, हेलीकॉप्टर उड़ाया नहीं जा सकता था। तो अब एक बार फिर से कोशिश होगी कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, बचे हुए हमारी हैं, टीम भी वहां पर फंसी हुई है क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा टूटी हुई है। इस बीच आप सभी लोग, हमारी पूरी टीम अपना बहुत बहुत ख्याल रखे और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या आपका जानकारी देने का। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कितनी दुविधाओं के साथ में हमारी जो टीम है वो लगातार धराली पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि रोड्स बाधित है, क्षतिग्रस्त है। ऐसे में कई सारे चैलेंजेस हमारी टीम को भी कैसे सामना करना पड़ रहा है वो भी आपने देखा। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे पापड़गाड़ इलाका है जहां पर सड़कें धंस चुकी हैं और ऐसे में हमारी टीम उन पूरी मुश्किलों का सामना कर रही है और आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली हादसे के बाद अब तक जो जिला प्रशासन की जो रेस्क्यू टीम है वो धराली नहीं पहुंच पाई है। इस वक्त हम जो चढ़ेती है उसके दूसरी छोर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू यहाँ पे जो 50 मीटर हिस्सा सड़क का जो वॉश आउट हुआ था उसमें लगातार काम जारी है। और जो ये सड़क है इसमें जो बड़ी बड़ी दरारें जो आप देख पा रहे हैं, अभी जो हम लोग आए हैं वो जहाँ पे जो मशीन काम कर रही है उससे ऊपर जो पहाड़ी है उस रास्ते से हम लोग दूसरी छोड़ आए हैं। लेकिन जो वो पूरी पहाड़ी है वो उसमें पूरी पहाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो खतरे का कारण है और जो लगातार कभी भी एक बड़ी घटना और जो सड़क है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन और टाइम्स नाउ की जो टीम है वो लगातार धराली की ओर बढ़ रही है। सड़क के रास्ते धराली पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि पहाड़ वहां पर टूट टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं, सड़कें धंस जा रही हैं और ऐसे में सेना और आईटीबीपी के जवान इन चुनौतियों का सामना करते हुए धराली में पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। इस सबके बीच में सेना की एक टुकड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें करीबन 225 जवान है और कैसे वो एक अस्थायी पुल का निर्माण करने में जुटे हुए हैं ताकि उन सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा सके जो कि मलबे के नीचे जो जिंदगी है उसकी तलाश में है। सेना के इंजीनियर्स भी इस टीम में शामिल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धराली में सेना के जवान एक अस्थायी पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि धराली में फंसे लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। शासन प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद है, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री धामी के कांटेक्ट में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी का अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सभी सांसदों से भी मुलाकात की है ताकि सभी इलाकों का जायजा लिया जा सके, उनसे जानकारी ली जा सके कि कौन सी जगह पर किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि धराली में जिस तरीके से बादल फाड़ तबाही आई है उसके बाद में आपको 3 तस्वीरें दिखाने वाले हैं हम कि कितना ज्यादा बुरा हाल वहां पर है और आपदा का सामना लोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए और समझिए कि कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर 2 दिन पहले जब अचानक से फ्लैश फ्लड आता है, बादल फटता है, ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद में मलबा ही मलबा हर तरफ दिखाई देता है। कई जिंदगी इस मलबे के नीचे दब जाती है। मकान, दुकान, रेस्टोरेंट, होम स्टे सब कुछ इस मलबे के नीचे दब जाता है। तो देखिए पहली तस्वीर में तबाही के बाद में हर ओर मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। आखिरी तस्वीर कल के तबाही के दिन की है जिसमें बादल फटने के बाद में तबाही आती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में फिलहाल जो हालात हैं वो ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। बारिश रुक नहीं रही है जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है उसकी घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है। पीपलकोटी इलाके की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। हर जिस भी जगह पर नजर डालेंगे वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा सड़कों पर आ जा रहा है या फिर सड़कें धंस जा रही हैं, तो कहीं पर जाना भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस वक्त बन गया है। तो आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन है, लेकिन सदन में सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध अभी भी कायम
नजर आ रहा है। हंगामे के आसार आज भी बने हुए। कल संसद का 13वां दिन था और इस सबके बीच में कल भी हंगामा किया गया। SIR को लेकर जो नारेबाजी थी, प्रदर्शन था और हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसद खड़ते हुए नजर आए। अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। आपको ये भी बता दें कि बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गया। वहीं लालूवन फैमिली के लिए आज का दिन काफी अहम है। IRCTC टेंडर घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट चार्ज फ्रेम करने के फैसला इसमें सुना सकता है। साल 2005-6 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय रेलवे के रांची और पुरी स्थित PNR होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया गया था। इन्हें बेहतर रखरखाव को लेकर, इनके संचालन को लेकर लीज पर दिया गया था और अब ऐसे में CBI के अनुसार इन होटलों को लीज पर देने के दौरान जो टेंडर दिया गया था उसमें अनियमितताएं हैं और उसी को लेकर अब जांच हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिल्ली आवास पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इसमें सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि कई प्रमुख चेहरे जो गठबंधन के हैं वो सब सामने आ सकते हैं। बैठक के बाद डिनर का भी खास तौर पर आयोजन किया गया है जिसमें प्रमुख जो चेहरे हैं वो आपको नजर आने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के नए सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग रोड पर डिनर बैठक हो सकती है, ये जानकारी है। और इस सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ और कहा गया है इस पूरे मामले में, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था, पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। आपको बता दें, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का मामला इस वक्त कोर्ट में पहुंच गया है। अधिवक्ता प्रियदर्शनी पूजा शर्मा और भावना सेंगर सौम्या ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य के द्वारा बीते दिनों में कई सारे ऐसे बयान दिए गए थे जिसकी वजह से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई थी और ये पूरा मामला कोर्ट में अब पहुंच गया। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ में मामला भी दर्ज कराया गया पुलिस स्टेशन में। वहीं महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी वैसी ही हो गई है। ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ पहले से था, अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का मतलब है 50% टैरिफ। टैरिफ के नए रेट आदेश जारी होने के 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इससे 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को ट्रंप की टीम ट्रेड डील पर बात करने भारत आ रही है। ट्रंप क्लियर कट धमकी और ब्लैकमेल का खेल खेल रहे हैं। ट्रंप बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत उनके सामने झुक जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी का नया भारत डटकर खड़ा हो गया। ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के सामने भारत झुका नहीं। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले, तेल ना खरीदे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया कि रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहे। ट्रंप जो कहें वो पुरी से, जहां पर एक पीडब्ल्यूडी दफ्तर के अंदर सरकारी बाबू और ठेकेदार के बीच में झड़प हो गई और फिर जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला सामने आने के बाद में ठेकेदार ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में आपको डिटेल्स देते हैं। मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और ठेकेदार के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पीडब्ल्यूडी कार्यालय का है। कर्मचारी का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से बिल पास करवाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते विवाद हो गया। तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार संतोष यादव के मुताबिक जितना भी कमीशन का पैसा मांगा गया था वो सारा जमा करने के बावजूद बिल को पास नहीं किया जा रहा था, बल्कि और पैसा मांगते हुए बेवजह परेशान किया जा रहा था। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। पास में खड़े कर्मचारियों ने मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और मैं पीडब्ल्यूडी में 3 दिन से बाबुओं को कमीशन रॉयल्टी के पैसा फीड करा चुके सब, और फिर भी ये मेरा बिल नहीं कर रहे 6 दिन से। कोई कह रहा ये नहीं, कमीशन भी दे चुके, सब कुछ दे चुके, और मुझे मारा भी है, मेरा मोबाइल भी ले लिया, और जो कह रहे जा तू जहाँ शिकायत कर पाया तहाँ कर ले जाके, तेरा नहीं करेंगे और तुझे मार देंगे। सारे बाबू कम से कम 20 बाबू थे, हमें लग गए मारने के लिए, लग गए फटाफट वहाँ। फिर वहाँ से निकले एकदम, हमने कि हमें मार जा रहे हैं, फिर दबाव बना रहे, फिर हमसे करें मैं FIR करने जा रहे, वो करने जा रहे, मुझे धमका रहे और मेरा बिल नहीं कर रहे। 8 दिन से बिल पड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अब सवाल है कि क्या कमीशन लेने के आरोपों की जांच होगी, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इन बाबुओं पर क्या कार्रवाई होगी। और इस सब के बीच में अमरोहा से आपको खबर बताएंगे, जहां पर मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद हो गया और उसके बाद पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ। तो आपको बता दें कि अमरोहा में वाटर कूलर को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों के बीच में ये झड़प होती है और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। वहीं पुलिस मामले में शांत कराने के लिए पहुंचती है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। FIR दर्ज पुलिस के द्वारा कर ली गई है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय के एक दूसरे के ऊपर कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको शांत कराने के लिए पुलिस भी पहुंची। 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कांकर सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छतों से पत्थरबाजी भी हुई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पत्थरबाजी का वीडियो आपके स्क्रीन पर है। यूपी के अमरोहा में वाटर कूलर को लेकर अब आप देखिए कैसी एक दूसरे की जान लेने पर ही आमादा हो गए, पत्थर मारे जा रहे हैं एक दूसरे पर। राजस्थान के झुंझुनू से आपको एक हैरान कर देने वाला मामला बताते हैं, जहां पर एक शख्स ने 25 कुत्तों को गोली मार दी। जो वीडियो सामने, घाट डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और ऐसे में बिजली का बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बिजली काट दी जाती है जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, और इसी वजह से लोगों को राहत बचाव के लिए, उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए नावों का भी सहारा लिया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर हैं, जिसका असर तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात ये हैं कि इन इलाकों में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां से लोगों को पलायन करना पड़ा है, और जिन घरों में लोग बचे हैं वहां तक प्रशासन नाव के सहारे राहत सामग्री पहुंचा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। राजापुर के गंगानगर, दारागंज, छोटा बघाड़ा, करेली और बलुआ घाट जैसे कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जिन गलियों में कभी लोग पैदल चलते थे और गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब नाव चल रही है। कई परिवार घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। घर है उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, छतों पर लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। विनय, जो रघुवंशी हमारे साथ, जो हमारे सहयोगी यहाँ से हैं, विनय कौन कौन सी गलियां हैं, कौन से इलाके की गलियां, जरा बताइए। ये छोटा बगाड़ा का इलाका है और इस छोटे बगाड़ा के इलाके के बगल में बड़ा बगाड़ा है, सलोरी, गोविंदपुर। ये 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं। मगर अभी फिलहाल जो पानी जो गया है बाढ़ का, वो छोटा बगाड़ा इलाके में गया है, जहां करीबन 2500 जो घर जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और इनका जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा स्थिर है अभी, और यमुना का जो पानी है वो धीरे धीरे घट रहा है।
प्रशासन के मुताबिक प्रयागराज और इसके आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ रहने वाली 15 लाख की आबादी को अब नाव का ही सहारा है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी लगभग 7 तहसीलों में कोई न कोई गांव प्रभावित हुआ है। गंगा के किनारे के भी गांव और यमुना के भी किनारे के गांव प्रभावित हुए हैं। आबादी का विस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में केवल 3 गांवों में हुआ है, जहां से आबादी को हमें राहत शिविर में शिफ्ट कराया गया। अदरवाइज बाकी गांवों में आबादी का विस्थापन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके गांव जाने वाला जो रास्ता है, संपर्क मार्ग, वो कहीं ना कहीं से बाधित हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने नाव और बाकी व्यवस्थाएं करी हैं ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। हालांकि कई इलाकों में पानी बढ़ने की स्पीड कम हुई है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। इलाकों में न तो बिजली है न पानी, खाने पीने की भी परेशानी हो रही है। अब तक लगभग 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं, तो 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की है, ताकि लोग पानी उतरने तक यहाँ वक्त गुजार सकें। हमारे SDM, सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारीगण, SDRF, NDRF, ये सारे लोग क्षेत्र में हैं, लगातार भ्रमणशील है। कंट्रोल रूम का नंबर बहुत सर्कुलेट किया गया, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी। यमुना के जलस्तर में भी तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। इससे तराई और कछारी इलाके के लोगों के घरों और मोहल्लों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। DM मनीष कुमार वर्मा ने बताया है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2 से 3 दिनों में जलस्तर काफी नीचे जाने की उम्मीद है। पहाड़ों पर बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जहां भूस्खलन हो रहा है, फ्लैट फ्लश हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर बात की जाए मंडी इलाके की, तो वहां पर जो बागा इलाका है, वहां लोगों ने एक अस्थायी पुल बनाया था, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले जो सरकार की तरफ से निर्माण किया गया था वो पुल बह गया था, और उसके बाद में ग्रामीणों की तरफ से एक अस्थायी पुल बनाया गया और अब वो भी बह गया है। आपको ये भी बता दें कि लोग फिलहाल जो बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है, उस सामान को रस्सी के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं। और इस सब के बीच में मौसम विभाग की माने तो 12 अगस्त तक के लिए हिमाचल प्रदेश में यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने ये कह दिया है। नाले के किनारे जो घर और दुकानें थे वो भी तबाह हो चुकी है, सड़क पर तेज पानी की धार भी बहती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी के बागी गांव में हैं, जहां आप देखिए भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, पुल टूट चुके हैं, और पुल टूटने के बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है उसकी एक वानगी दिखाते हैं। वायरिंग डाली जा रही है, तार डाले जा रहे हैं। क्या आप ये इससे लोग भी क्रॉस हो जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं? जी सर, चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े गांव हैं और इस फ्लड की वजह से नहीं जा पाते हैं, और यहाँ पे जो भी हम पुलिया लगाते हैं छोटी मोटी, और वो दिन दिहाड़े चला जाती है। और ये यहाँ पे हम देखते थे पहले बहुत सारे घर और दुकानें होती थी, सब कैसे खत्म हो गया? ये सर ये फ्लड के कारण हो गई। पीछे जो बाढ़ आई, पीछे से जो बादल फटे, उसके कारण जो हमारे यहाँ पे जो भी दुकानें थी और जो भी यहाँ पे सुविधा थी, वो सारी व्यवस्था हमारी यहाँ खत्म हो गई सर। देखिए तेज बारिश शुरू हो गई है, और आप देखिए किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया है। सामने एक पुल होता था, पुल बह चुका है, और उस पार जो लोग खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लकड़ी का पुल बनाया जाता है, लेकिन वो बार बार टूट जाता है। अब तार डालकर व्यवस्था की जा रही है ताकि जो लोग हैं और फसलों की जो उपज है उसको यहाँ से दूसरी तरफ ले जाया जाए। आपके खेत किस तरफ है जी? तो कैसे ले जाते हैं इन सब्जियों को? पीठ पर लाता है। ठीक है, तो इस तार के माध्यम से भेज सकते हैं उधर? हाँ जी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, कितना मुश्किल जीवन है। पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कभी सड़क हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर पानी है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, धार बन के पानी बह रहा है। और कभी भी जिस नाले के किनारे हम खड़े हैं, इसमें कभी भी पानी तेज गति से आ जाता है, और उसके बाद तबाही लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी सड़क पे चलते रहें, पानी है, पत्थर है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। और यहाँ देखिए, ये कभी मार्केट होती थी, एक ये दुकान होती थी, यहाँ पर घर होते थे। आप देखिए एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन उसका अब एक ही हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रयागराज में हाल बेहाल है। वहीं वाराणसी में अगर बात की जाए गंगा नदी और उसकी
सहायक नदी वरुणा की तो दोनों ही उफान पर बह रही है, जिसकी वजह से करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में दोहरी मार इस वक्त वाराणसी झेल रहा है और इस वजह से लोगों के लिए आफत बन गई है। गंगा नदी और वरुणा नदी सभी घरों की तरफ पानी आ गया है और लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस वजह से राहत सामग्री उन तक पहुंचाना और भी ज्यादा मुश्किल भरा होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि पूरे के पूरे घाट भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं और 15,000 घर इसकी वजह से इम्पैक्टेड है। धर्मनगरी वाराणसी में इन दिनों बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी तरफ वरुणा भी उफना रही है और इन सब के बीच में बनारस सिसक रहा है। बनारस के लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी नक्की घाट इलाके में है और एक नाव पर हम इस वक्त सवार हैं और यहाँ नाव के जरिए हम आपको अंदर के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हम एक जो गली है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि ये नाव छोटी है लेकिन आप ये समझिए कि ये घरों की पहली छत है। आप ये देखिए ये घरों की पहली छत है लेकिन इस छत तक पूरे तरीके से यहाँ पर इस वक्त पानी पहुंच चुका है। जो लोग हैं वो अब जो मकान है उसको बंद करके आगे जा चुके हैं, अपना घर छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि पानी जिस तरीके से उनके घरों के अंदर पूरे तरीके से भर चुका है, इसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा लोग जो है वो अब अपने घरों को छोड़कर जो राहत शिविर है वहां पर जा रहे हैं या फिर जो अपने नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके घरों की ओर जा रहे हैं। और एक दो मकान नहीं बल्कि इस मोहल्ले के जो सैकड़ों मकान हैं वो इस वक्त कुछ इसी तरीके से पानी में पूरी तरीके से लबालब भरे हैं। और आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वहां पर एक तरीके से नाव चल रही है। कनाडा से अब आपको खबर बताते हैं जहां पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इस 51 फीट ऊंची मूर्ति को फाइबर ग्लास से खास तौर पर बनाया गया और यही कारण है कि हिंदू समुदाय के बीच में दर्शन